आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अम्ल, भस्म, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। देखिए, पहले ये समझेंगे कि अम्ल क्या होता है, फिर भस्म क्या होता है और फिर लवण क्या होता है। पहले हम लोग अम्ल की चर्चा करते हैं। अम्ल, अम्ल जो शब्द है ये लैटिन शब्द से बना हुआ है, एसिडिक शब्द से, जिसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो आप कहिएगा खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टा होते हैं। अम्ल का बात करें, अम्ल का पीएच मान का, तो इसका जो पीएच मान होते हैं 0 से ऊपर होते हैं और 0 से लेकर समझिए और 7 से कम होते हैं। 0 से लेकर 7 से कम अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से लेकर 7 से कम होते हैं। अगर बात करें इसमें लिटमस का, लिटमस पत्र का, लिटमस पत्र। अब यह लिटमस पत्र क्या होते हैं? तो ये ऐसे प्राकृतिक या मानव द्वारा भी बनाए जाते हैं जो अम्ल की प्रकृति को बता देते हैं कि इसमें मतलब जो अम्ल रखिएगा तो कलर चेंज कर लेंगे, क्षार रखिएगा तो अलग कलर चेंज कर लेंगे। तो जब लिटमस पत्र को खरीदा जाता है तब इसका रंग गुलाबी या बैगनी कलर का होता है। बाद में ये अपना रंग बदलने लगते हैं। तो लिटमस होते हैं वास्तव में गुलाबी या बैगनी होते हैं, लेकिन जब इस पे अम्ल रखते हैं तो लाल में बदल जाते हैं और क्षार रखते हैं तो नीला में बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को किसमें बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किसमें बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से लेकर 7 से कम होते हैं। 0 से ऊपर हो जाते हैं और 7 से कम होते हैं अम्ल का पीएच मान। अगर बात करें इसके जैसे उदाहरण देखें, जैसे में, तो आपको आ जाएगा नींबू। क्या आ जाएंगे? नींबू, अचार, आंवला, दही। वैसे सभी चीज जो खट्टा होंगे उसमें क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। वैसे सभी चीज जो खट्टा है उसमें क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। तो इस समय क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। अचार हो गया, दही हो गए, नींबू हो गए, मिर्च हो गए, टमाटर हो गए, इस समय क्या है? अम्ल है। तो ये अम्ल की कुछ बेसिक बातें थी जो इतना आप लोग को याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसा ही बेसिक कंसेप्ट क्षार के प्रति। किसके बारे में देखते हैं? क्षार के बारे में, यानी भस्म, भस्म या क्षार। अब कंसेप्ट समझिए। भस्म को अगर पानी में घुला दीजिए तो क्षार बनता है। भस्म अगर पानी में घुल जाए तो क्या बनता है? पानी में घुल जाने पे क्षार बनता है। तो जो भस्म पानी में घुल जाते हैं वो क्षार बनते हैं। जो भस्म पानी में घुल जाते हैं वो क्षार बनते हैं, लेकिन जो भस्म पानी में नहीं घुलते हैं वो क्षार नहीं बनते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं सभी भस्म क्षार होते हैं? तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि जो भस्म पानी में घुलेगा वही क्षार होगा, इसलिए सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं, क्योंकि भस्म से ही न क्षार बना है। तो सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सभी क्षार भस्म होते हैं, भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर बात करें क्षार का स्वाद बात करें तो यह स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है, एकदम तीखा होता है, कड़वा एकदम। जैसे करेला हो गया, चिरायता हो गया, नीम का पत्ता हो गया, ये सब क्या है? क्षारीय प्रकृति की है। और देखिए, अगर हम बात करें इसका पीएच मान का, पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी चर्चा आगे होंगे, तो पीएच मान इसका 7 से ऊपर होता है, 14 तक जाते हैं। कितने तक जाते हैं? 7 से लेकर 14 तक। अम्ल का पीएच मान शुरू होते हैं 7 से ऊपर से ही और खत्म होते हैं 14 तक जाकर। अब देखिए, इसके बात करें लिटमस का, लिटमस पत्र पे, लिटमस, तो ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। तो लाल लिटमस पत्र को नीले में कौन बदल देते हैं? तो आप लोग कहिएगा क्षार। और नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदल देते हैं? तो आप लोग कहिएगा अम्ल। तो नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदल देते हैं?
तो अम्ल और लाल लिटमस पत्र को नीले में कौन बदल देते हैं? तो क्षार। अब देखिए अगर हम बात करें, जैसे इसका उदाहरण देखें तो आपको हो जाएगा करेला। क्या हो जाएगा? करेला हो गया, नीम हो गया, चिराइता हो गया। ऐसी चीज जो स्वाद में एकदम कड़वा लगता हो, तीखा लगता हो, एकदम, उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? क्षार बोलते हैं। तो ये क्षार और अम्ल का बेसिक कंसेप्ट था। अब ये बात करते हैं लवण क्या होता है, उदासीन क्या होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं ना, तो नमक और पानी बनाते हैं। नमक और क्या बनाते हैं? जल। नमक और जल बनाते हैं, इसी को बोलते हैं लवण। इसी को क्या बोलते हैं? लवण। या इसी का दूसरा नाम है उदासीन। क्या नाम है? उदासीन। तो नमक और जल लवण और उदासीन के अंतर्गत आते हैं। लवण या उदासीन के अंतर्गत क्या होते हैं? जल और नमक आते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते तो क्या होते हैं? लवण या जल, नमक और जल बना सकते हैं। तो यहां तक समझ में आप लोगों को आ गए होंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? नमक और जल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अम्ल और भस्म के आयनिक वितरण, चलिए देखते हैं। अब अम्ल का क्या है? धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल को क्या करते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। उससे पहले कुछ एक व्यक्ति थे जो कुछ बोले हुए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अर्हेनियस। क्या नाम था उसका? अर्हेनियस। अर्हेनियस ने कहे थे कि अम्ल जो होता है ना, जल में H+ आयन देते हैं। अम्ल जल में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं ना, वो जल में OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं। अम्ल जो है जल में कैसे आयन देते हैं? तो H+ आयन देते हैं। और क्षार कैसे आयन देते हैं? तो OH- आयन देते हैं। क्षार कैसे आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, ये तो समझ गए। इतना बेसिक बात आप लोग को याद रहनी चाहिए। अब 10th क्लास में इतना बात तो बिल्कुल आप लोगों को पहले से याद होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, अगर हम अम्ल को क्या करते हैं? किसी धातु से अभिक्रिया कराते हैं। लेकिन अलग अलग डिजाइन से दिले, हम आपको अपना कंसेप्ट से बताते हैं। अब अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सब बता दिए। अम्ल अब क्या करते हैं? कुछ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे आपको हम बताए हैं कि जब अम्ल प्लस क्षार, यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो क्या बनता है? तो आपका है लवण या उदासीन बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण या उदासीन बनते हैं। तो अब चलिए अब इसको देख लेते हैं। जैसे हम अम्ल का एग्जांपल लिए HCl और क्षार का एग्जांपल लेते हैं NaOH। क्षार का एग्जांपल लेते हैं NaOH। अब आप ध्यान से देखिए, आगे वाला लड़का और लड़की वाला कंसेप्ट हम फर्स्ट लेसन में बताए थे कि किसी भी अभिक्रिया को कैसे कराना है। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, नहीं तो होगा तो इंडिस्टिंक्ट स्क्रीन पे, यानी जब लास्ट में हमारा वीडियो खत्म होने वाला होता है तो वहां पर फर्स्ट लेसन का वीडियो दिख जाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बनेंगे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये O प्लस Na और ये आएगा Cl। तो H2O क्या है? तो आप कहेगा जल है। NaCl क्या है? तो नमक है। और आपको हम बताए थे कि नमक और जल बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नमक और जल बना कि नहीं बना। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण यानी नमक और जल का निर्माण होते हैं। अब इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे आप क्या करते हैं? प्रबल अम्ल करते हैं। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। अब ये कौन सा कंसेप्ट है समझिए। प्रबल मतलब होता है ताकतवर और दुर्बल मतलब होता है कमजोर। यहाँ पे प्रबल अम्ल है, यानी मान लीजिए बहुत ही अम्ल है, 1 कटोरा अम्ल है और थोड़ा सा उसमें क्षार गिरा दिए, तो बताओ क्षार अम्ल को कुछ कर पाएगा? उदासीन होगा तो कितना उदासीन होगा? कण के उदासीन न कर पाएगा, पूरा तो उदासीन नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है? उदासीन तो होगा लेकिन जीतेगा कौन? प्रबल वाला। तो कैसा उदासीन होगा? तो उसे बोलेंगे अम्लीय उदासीन। क्या बोलेंगे? अम्लीय उदासीन। उदासीन तो होंगे लेकिन कैसे उदासीन होंगे? अम्लीय उदासीन। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं? प्रबल क्षार। अब क्या कर दिए? प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या है कि यहाँ पे प्रबल वाला ही जीतता है हमेशा। प्रबल क्षार है तब कैसा उदासीन बनेगा? तो आप कहिएगा क्षारीय
उदासीन या क्षारीय लवण, क्षारीय उदासीन या क्षारीय लवण, यानी जो प्रबल होगा, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा, वही वहां पे बनेंगे लवण के रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब क्या करते हैं हम, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से अभी क्रिया कराते हैं। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। अब देखिए दोनों प्रबले हैं, दोनों बाप से जेठ है। अब कोई कम है, मारपीट होगा तो दोनों एक साथ लड़ेंगे, तो दोनों बराबर है, इसलिए कैसा बनेंगे, तो सोझे बनेगा उदासीन। सोझे क्या बनेंगे, उदासीन बनेंगे। यहाँ पर भी लिख लीजिए उदासीन, इसी का दूसरा नाम उदासीन। सोझे क्या बन जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे। एक और केस देखिए, अगर हम क्या करते हैं, दुर्बल अम्ल कर देते हैं, दुर्बल अम्ल, और कर देते हैं दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। पता दोनों कमजोरे हैं, तो दोनों कमजोरे तो बात बराबरे पड़ा, एक रंग के, फिर भी क्या बन जाएगा, उदासीन। क्या बनेंगे, उदासीन। तो इतना बात भी आप लोग को याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इतना आप लोग को याद भी हो गए होंगे, और अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो इसको लिख भी लीजिए। चलिए अब पहले से लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो रोक के पीछे करके जब हम हटे हैं यहाँ से तो उसको रोक के लिख सकते हैं, नहीं तो ठीक है, अगर आपको याद हो गए तो और भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि अम्ल तो समझ गए, क्षार भी समझ गए, अब देखिए उदासीन भी समझ गए। अब हम आपको कहें कि केवल अम्ल क्षार ही क्यों पढ़ना है, मीठा भी तो पढ़ सकते हैं, चीनी के बारे में, मीठा के बारे में, कोई चॉकलेट वगैरह जब मीठ होता है तो उसके बारे में मीठा भी पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से जब अम्ल पढ़े, क्षार पढ़े, तो तीखा फीका ये सब पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो नहीं पढ़ते। क्यों, कुछ ना कुछ कारण होगा। इसका मतलब है कि जो भी चीज है वो इसी के अंतर्गत आएंगे। बात बिल्कुल सही है। दुनिया में जितना भी चीज देखते हैं ना, सब का स्वाद या तो अम्लीय होंगे, या फिर क्षारीय होंगे, या तो उदासीन ही होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी पीएच मान नहीं होता है, मतलब कोई भी अलग से कोई प्रकृति का स्वाद नहीं होते, या तो अम्लीय होंगे या फिर क्षारीय होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे दूध पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, ये दूध बहुत ज्यादा पी गए। अभी दूध पी रहा है, अभी दूध पीने में तो मीठ लगता है, तो आप कहिएगा मीठ है तो मीठा भी पढ़ना चाहिए, नहीं, ये वास्तव में अम्लीय है। वास्तव में कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब कैसे जाने कि अम्लीय है, अब हम ही कहे कि अम्लीय है तो कैसे जाने, अब इसके लिए कुछ जानना पड़ेगा कि नहीं। हम पीते हैं, आप लोग देख के सबर कीजिए। हाँ हो गया। चलिए अभी अम्लीय है कैसे है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। क्या जानेंगे, पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसी का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसी का दूसरा नाम क्या है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की प्रबलता, हाइड्रोजन की शक्ति। जिसमें हाइड्रोजन जितना ज्यादा मात्रा में होंगे वो उतना ज्यादा अम्लीय होंगे, जिसमें कम होंगे उतना ज्यादा क्षारीय होंगे, उतना कम अम्लीय होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। इसके लिए एक खोज हुआ पीएच स्केल। क्या बना, पीएच स्केल। पीएच स्केल का खोज किए थे सोरेन से। खोज कौन किए थे, सोरेन से। खोज कौन किए, सोरेन से। पीएच स्केल का खोज कौन किए, सोरेन से। 1909 1919 के आसपास किए थे, उतना ध्यान नहीं, देख लीजिए आप लोग, 1909 के आसपास किए होंगे। पीएच स्केल का खोज कौन किए थे, सोरेन से किए थे। अब यह पीएच स्केल क्या बताता है तो समझिए। जैसे दूध मापने वाला होता है ना, दूध को मापते हैं लैक्टोमीटर से, उसी प्रकार एक पीएच स्केल होते हैं। उसको हम समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हम समझ सकते हैं। 0 से शुरू हुआ था और खत्म हुए थे 14। यानी पीएच स्केल में सबसे न्यूनतम मान क्या होते हैं, 0 होते हैं, और अधिकतम मान क्या होते हैं, तो 14 होते हैं। अब ऐसे ही होगा, बीच में क्या होंगे, तो 7 होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 हो गया कि नहीं। अब ये मान लीजिए ये है पीएच स्केल। ये क्या है, पीएच स्केल। जो 7 है ना, 7 यही है, 8 पे लगा दी। ये जो 7 है ना, 7 यही है उदासीन। यह क्या है, उदासीन। 7 क्या होते हैं, उदासीन। मतलब वैसे सभी चीज जिसका पीएच मान 7 होंगे वह क्या होंगे, उदासीन होंगे। वह क्या हो जाएंगे, उदासीन।
अब देखिए पहले आता है ABCD में A, तब आते हैं B। तो पहले यहाँ पे लिखिए A, यहाँ पे लिखिए B। A4 होता है एसिड और B4 होता है बेस। एसिड को कहते हैं हिंदी में अम्ल और बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार। यानी पहले वाला अम्ल बताता है, इसलिए हम लोग पहले अम्ल लिखे और उसके बाद वाला क्षार बताता है। यानी 7 से कम पीएच है तो अम्ल बताएगा, अम्लीय है, और 7 से ज्यादा पीएच है तो क्षारीय है। आप लोग को हम शुरू में बताया है कि अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 7 से कम होता है। देखिए आया कि नहीं आया। क्षार का पीएच मान बताए थे 7 से ऊपर और क्या बोलते हैं 14 तक होता है। तो ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसका मतलब हम आपको कोनो चीज का पीएच मान बताए तो आप बता सकते हैं कि नहीं कि अम्ल है या क्षार है। जैसे हम बताए पेशाब का पीएच मान 6 होता है। अब आप लोग बताइए पेशाब अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो आप देखिए 6 यानी 7 से नीचे है, इसका मतलब पेशाब क्या होंगे, अम्ल होंगे। पेशाब क्या होंगे, अम्लीय होंगे। दूध का पीएच मान, ये जो दूध है अब पूरा खत्म हो गया, ये जो दूध है इसका पीएच मान था 6.5। अब बताइए अम्लीय होंगे कि क्षारीय, ये अम्लीय होंगे कि क्षारीय। आप कहिएगा 6.5 यानी अब आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये अम्लीय होंगे। 7 से नीचे तो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। उसमें बोले थे कि दूध क्या है, अम्लीय है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या बोले थे, दूध जो है अम्लीय है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए देख लेते एक बार। हाँ ठीक आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी चीज का हम अगर आपको पीएच मान बताए तो आप बता सकते हो अम्लीय है या क्षारीय है। तो चलिए अब पीएच मान याद करते हैं। अब क्या याद करेंगे हम लोग, पीएच मान। और क्या याद करेंगे, पीएच मान, जो आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एकदम प्रमुख होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पीएच मान के बारे में, किस चीज का पीएच मान कितने होते हैं। जैसे पहले बात करें जठर रस, HCl, हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर रस। अब देखिए यहाँ पे इसका पीएच मान कैसे याद करना है। तो जठर एक शब्द है और रस दो शब्द हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए H अकेला है और Cl दो है कि नहीं, H अकेला है और Cl दो है। तो इसे भी याद रखिएगा, पहले लिख दीजिए 1 2, ऐसे याद रखिएगा। जठर रस यानी HCl, H एक शब्द, इसमें एगो है लेटर और इसमें दो है तो एक, अब इसमें लगा देना पॉइंट, 1.2। जठर रस का पीएच मान 1.2। जब ये बोले जठर रस तो जठर एक शब्द, रस दो शब्द, तो 1.2। जठर रस का पीएच मान 1.2। उसी प्रकार हम बात करें आपसे नींबू का, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो इसको भी याद रखना बहुत आसान है। एक गाना है भोजपुरी में, 2 4 नींबू लटकाला अपने चोटी में। तो 2 4 नींबू लटकाला अपने चोटी में, तो 2 4 यानी 2.4। क्या लगा था यहाँ 2.4, तो लिख गया 2 4 तो 24 हो जाएगा। अब पीएच मान 14 ही तक होता है। समझ में आया कि नहीं, 0 से लेकर 14 तक, इसलिए 2.4। ऐसे जितना भी ट्रिक बताएंगे बीच में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 कैसे निकालना है, तो 2 4 नींबू लटकाला अपना चोटी में, तो 2.4। अब और देखिए अगर हम बात करें खून का, किसका बात करें, खून का, तो खून क्या है, होता है साफ होता है। खून क्या होता है, साफ। तो साफ से याद रखिएगा, साफ। खून कैसा होता है, साफ। तो साफ से याद रखना है, साफ। और खून हमारे शरीर में जाता है दिल से जाता है। आप लोग को पढ़ा चुके हैं दिल वाला चैप्टर, परिवहन चैप्टर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। जब चैनल के अंदर जाइएगा तो प्लेलिस्ट होता है, वीडियो होगा, होम होगा, प्लेलिस्ट होगा। तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे लिखेगा क्लास 10th बायोलॉजी। उसमें जाएगा तो बायोलॉजी का पूरा लाइन से मिलेगा, 6 लेसन तक अब तक डाले हुए हैं। 2 चैप्टर और है, पूरा डाल देंगे तो बायोलॉजी भी खत्म हो जाएंगे। तो खून होता है साफ, तो साफ। दिल के 4 चेम्बर से जाता है। दिल में कितने चेम्बर होते हैं, 4। तो यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट देके 4। बोले ऐसे हो तो ट्रिक में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 7.4। खून का पीएच मान कितने होते हैं, तो आप कहेगा 7.4। खून को कैसे याद रखना है, तो खून होता है साफ और दिल में जाता है दिल के 4 चेम्बर से, तो 7.4। खून का पीएच मान 7.4। नींबू 2 4 नींबू लटकाला अपना चोटी में, तो 2.4। और देखिए आपको बताते हैं पेशाब, ये क्या है, पेशाब। तो पेशाब कोई करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, छी। पेशाब कोई करता है हम लोग क्या बोलते हैं, छी। तो छी से याद रखेगा 6। पेशाब का पीएच मान 6। पेशाब का पीएच मान 6। जब ये कोई पेशाब करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, छी। तो छी से क्या रखना है, 6। पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 6। और देखिए आप लोग खारा पानी, और क्या है, खारा पानी। खारा पानी वैसे पानी को कहते हैं जो समुन्द्र में है। खारा पानी वैसे पानी को कहते हैं जो कहाँ है, समुन्द्र में है। तो समुन्द्र होता है चौरा, तो चौरा से याद रखेगा 84। जब भी बोले खारा पानी, तो खारा पानी कहाँ होता है, तो समुन्द्र में। और समुन्द्र होता है चौरा, तो चौरा से याद रखेगा 84। तो 84, चौरा से याद रखेगा 84, तो 8.4। क्या हो गया, 8.4। अब बात करते हैं हम जल का। तो जल होता है साफ, जल होता है उदासीन। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान
सात। अब बात करें नमक भी होता है उदासीन तो इसका भी पीएच मान सात। ऐसे भी रखे जल होता है साफ तो इसका पीएच मान सात। नमक होता है साफ तो इसका भी पीएच मान सात। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और देखते हैं हम लोग बहुत चीज होता है। क्या क्या छूटा, टमाटर होता है, टमाटर, सिरका, सिरका, शराब, शराब, इनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ छूटा आप किताब में से देख लेते हैं। सिरका, पसीना तो नहीं पूछता है। दूध, दूध है। और हो गया पूछता है अम्लीय वर्षा, दूध, दूध, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। चलिए अब देखते हैं इसको। तो अब है टमाटर। टमाटर का पीएच मान कैसे याद करना है तो देखिए, टमाटर दो को ट लिखा गया। टमाटर कितने वर्ड है? चार। देखिए टमाटर, वर्ण की संख्या कितने हुए? चार। टमाटर, जब भी बोले टमाटर तो टमाटर, वर्ण की संख्या चार तो टमाटर का पीएच मान चार। टमाटर का पीएच मान चार। जब भी बोले टमाटर तो टमाटर, तो टमाटर का पीएच मान चार। कितने होते हैं? चार। टमाटर में चार वर्ण है तो टमाटर का पीएच मान चार। अब है सिरका। सिरका से याद रखेगा पानी को छिड़का देना। जब भी आप लोग मम्मी बोलते होंगे पानी भर के लाते डोल में, तो आप लोग क्या करते हुए पानी भर के ले जाते हुएगा। ऐसे ले जा रहा है, डोल रहता है, कनको अच्छी छिलक जाता है, कनको डिस बैलेंस अच्छे लग जाते हैं। अब छिलक गया तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगे? 24 घंटा ऐसा ही पानी छिलका देगी। 24 घंटा ऐसा ही पानी छिलका दिए तो ऐसे ही 24 घंटा छिलका दिए तो 24 लिखना यानी 2.4। क्या लिखेंगे? 2.4। जब भी बोले सिरका तो आपको याद रखना चाहिए पानी छिलका देने की बात हो रही है तो 24 घंटा ऐसा ही पानी छिलका दे तो 2.4। क्या रखेंगे? 2.4। और देखते आगे शराब। शराब पीने वाले के लिए तो दिन 24 घंटा नहीं, उसको लगता है 28 घंटा। ऐसे याद रखें। शराब पीने वाले के लिए दिन कितने घंटा का होता है? तो आपको 28 घंटे का। कितने घंटे का होता है? 28 घंटे का। तो इसके लिए है 2.8। शराब का पीएच मान 2.8। ऐसे रहेगा शराब पीने वाले दिन 24 घंटा नहीं होता है 28 घंटा का। कितने है? 2.8। अब है इनो। इनो कै रुपया में देता है तो आप कहिएगा 10 रुपया में। इनो का दाम कितना होता है? 10। तो इनो का पीएच मान 10। इनो का पीएच मान 10। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका अगर सूत्र पूछे तो MgOH का हॉल्ट है। MgOH का हॉल्ट है। इनो का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का हॉल्ट है। ये होता है इनो। इनो का पीएच मान 10। अब है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखिए तो कितना बड़ा का नाम लग रहा है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आवाज निकला। देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ी बड़का नाम लग रहा है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इतना बड़ा नाम लग रहा है। और सबसे बड़ा संख्या कौन था? तो शुरू हुआ था 0 से खत्म हुआ था 14 पे। तो क्या लगा देंगे? 14। जब भी बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना बड़का नाम बोल रहा है, तो सबसे बड़का संख्या कौन था? 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14। इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? प्रचलित नाम कास्टिक सोडा। अब है दूध। जब कोई दूध किनने जाता है तो क्या बोलते हैं? 5-6 रुपया कम कर दो ना। 5-6 रुपया कम कर दो ना। तो 5-6 को उल्टा कीजिए तो 6-5 क्या हो जाएगा? 6-5। तो 6.5। दूध का पीएच मान 6.5। दूध का पीएच मान क्या रखेंगे? 6.5। अब है अम्लीय वर्षा। वर्षा का तरह 56 दिन बारिश से हो। 56 दिन बारिश से हो रहा है। 56 दिन बारिश होता है। ऐसे 56 दिन बारिश से होता है। कोई को बोलता है हमारे यहाँ 56 दिन बारिश से हो। तो 56 दिन से याद रखेगा 5.6। क्या रखेगा? 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। 5.6 से नीचे चले जाता है तो क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। वर्षा का पीएच मान 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पीएच मान समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको और बताते हैं। पहले है जठर रस। तो जठर 1 शब्द, रस 2 शब्द, 1.2। तो ऐसे याद रख सकते हैं। H अकेला है, Cl 2 है उसमें शब्द 1.2। उसके बाद है नींबू 2 4 नींबू लटकाला अपने चोटी में तो 2.4। उसके बाद है खून।
खून होता है 7 तो 7 और दिल के 4 गो चेम्बर से जाता है तो 7.4। उसके बाद है पेशाब, पेशाब होता है, पेशाब कोई करता था हम लोग क्या बोलते हैं छी, तो पेशाब से छी से याद रखेगा 6। उसके बाद है खारा पानी, खारा पानी कहाँ होते हैं तो समुंदर में, नमकीन पानी को ही खारा पानी बोलते हैं, वो कहाँ होते हैं समुंदर में, और समुंदर होता है 14 तो 14 से याद रखना है 84 तो 8.4। उसके बाद है जल, जल होता है साफ तो साफ से याद रखना है 7। उसके बाद है नमक, नमक होता है साफ तो साफ से याद रखना है 7। उसके बाद है टमाटर, टमाटर, टमाटर 4 वर्ण हुआ तो टमाटर का पीएच मान 4। उसके बाद है सिरका, तो ऐसे ही छिलका दिया तो 24 घंटा ऐसे ही छिलका दिया तो 2.4। उसके बाद है शराब, तो 28 घंटा का दिन है, ऐसे मानिए शराब पीने वाले के लिए कितने घंटा का दिन है तो 28 घंटा का तो 2.8। उसके बाद है इनो, इनो कै रुपये में देता है तो 10 रुपये में, तो इनो का पीएच मान 10। उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा इनो, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बड़का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सबसे बड़का अंक कौन है 14, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14। उसके बाद क्या है दूध, तो दूध में 5-6 रुपया कम करा तो उसको उल्टा कीजिए 6.5। उसके बाद अम्लीय वर्षा, तो हमारे यहाँ 56 दिन वर्षा होता है, लोग ये नहीं बोलते हमारे यहाँ 56 दिन वर्षा होता है, तो ये कल सूख जाता है, एक पर एक डायरिंग देगा सब। तो हम हमारे यहाँ 56 दिन वर्षा होता है तो 5.6 क्या रखेंगे 5.6। मुझे उम्मीद है ये आप लोग को याद हो गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा किए, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी में कौन अम्ल पाया जाता है, ये तो पीएच देखे हैं। अच्छा आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा वो क्या कहलाएंगे क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 से कम रहे होंगे वो अम्लीय है। तब इसमें आपको दिमाग लगाना है, जैसे क्या था पेशाब का पीएच मान 6 यानी वो अम्ल था, देखिए इनो का पीएच मान 10 यानी 7 से ऊपर है तो क्या रहे होंगे क्षारीय। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 उसका क्षार था, कैसे कंसेप्ट समझेंगे प्रबल क्षार। अब कंसेप्ट समझते हैं आगे। अब देखिए फिर से शुरू हुआ था 0 पे, खत्म हुआ है 14 पे, यहाँ पे बीच में था 7, ये उदासीन है। अब देखिए यहाँ पे अम्ल और यहाँ था क्षार, इसका मतलब है जो उदासीन के जितना कनेक्ट में रहेगा उसको क्षार की अगर क्षार की बात करें तो उतना कम क्षारीय कम होगा कि नहीं, और जो अम्ल इधर से जितना क्षार के कनेक्ट में रहेंगे उतना कम क्षारीय होंगे, ज्यादा उदासीन का गुण पाया जाएगा, फीका लगेंगे। तो जितना अम्ल की संख्या जितना कम होंगे वो उतना ज्यादा प्रबल होंगे, प्रबल होंगे, ये क्या होंगे प्रबल होंगे। क्षार में जितना अंक ज्यादा होंगे वो क्या होंगे प्रबल होंगे, वो क्या होंगे प्रबल होंगे। तो इस बात को भी आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में कि अम्ल की मान जब घटता है तो अम्ल क्या होता है प्रबल होते हैं, यानी अम्ल ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। क्षार के मान बढ़ता है तो क्षार क्या हो जाते हैं प्रबल हो जाते हैं। तो सबसे प्रबल क्षार पीएच मान वाला कौन होगा जिसका पीएच मान ज्यादा हो, और सबसे प्रबल अम्ल में बात करें तो जिसका पीएच मान सबसे कम हो, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और इसमें जिसका सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा क्षारीय होंगे, ये ज्यादा अम्लीय होंगे, कम में अम्लीय क्षार में ज्यादा में क्षारीय। अब देखते हैं कौन सी में कौन अम्ल पाया जाता है। अब देखेंगे कौन सी में कौन अम्ल पाया जाता है, ज्यादा नहीं है, उसके बाद थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। अब किताबें में तो देख लेते कौन कौन चीज के पूछ ले, पहले लिख लेते सबका। सेब है, इमली है, सिरका है, नींबू है, नींबू या संतरा, नींबू व संतरा। उसके बाद है आपका दही, टमाटर, अमाशय रस, चाय, विटामिन सी। उसके बाद है लाल चीटी। इतना चीज आप लोग को जानना है, इसको भी एकदम ट्रिक से जानेंगे जैसे हम लोग पीएच मान को याद किए। अब देखिए बिना समय का बाद इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है आपको यहाँ पे सेब, सबसे पहले क्या है सेब। सेब खाने में मजा आता है, सेब खाने में क्या होते हैं मजा आते हैं, तो इसे याद रखिएगा मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होते हैं मौलिक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल होते हैं
मौलिक अम्ल। सेब खाने में मजा आता है तो याद रखेगा मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होते हैं? मौलिक अम्ल। उसके बाद इमली, इमली को तोड़ के खाते हैं। इमली को क्या करते हैं लोग? तोड़ के खाते हैं। पेड़ पर रहता जल्दी गिरता नहीं, तो इमली को तोड़ के खाते हैं, उसे आ गया टार्टरिक अम्ल। वैसे लिखल है टार्टरिक अम्ल। इमली को तोड़ के खाते हैं तो टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो तोड़ के खाते हैं तो टार्टरिक अम्ल। उसके बाद क्या है? सिरका। सिरका याद कीजिए, इसका पीएच मान कैसे याद किए थे? ऐसा ही 24 घंटा छिलका दिया, तो ऐसा ही से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। 24 घंटा से 2.4 उसका पीएच मान नहीं पड़ गया, तो ऐसा ही से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। लिखावट गलत हो सकता है, समझिएगा आप लोग। ऐसे ही छिलका दिए से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। उसके बाद नींबू व संतरा। नींबू और संतरा को ज्यादा दिन रखिएगा तो सड़ जाता है। क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। नींबू और संतरा को ज्यादा दिन रखते हैं तो क्या होता है? सड़ जाता है। तो इससे याद रखेगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग नहीं करने पर नींबू और संतरा क्या हो जाते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं। इसे याद रखेगा तो नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल। उसके बाद है दही। जब कोई दही बेचने आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दही लेवा हो। तो दही लेवा हो तो लैक्टिक अम्ल। जब कोई दही बेचना ऐसे नहीं बेचता, वो दही लेवा हो तो इसे क्या रखेगा? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है टमाटर। याद कीजिए टमाटर। कितना पीएच था? तो आप कहिएगा 4। कितना पीएच था? 4। अब 4 रुपया में मान लीजिए टमाटर बिक रहा है तो सस्ता हो जाएगा, एकदम सस्ता हो जाएगा। लोग चिल्ला चिल्ला के टमाटर बेचेंगे। टमाटर वाला आ गया, टमाटर वाला आ गया, टमाटर वाला आ गया, आ गया। क्या बोला? टमाटर वाला आ गया। तो आ गया से ऑक्जैलिक अम्ल। आ गया से ऑक्जैलिक अम्ल। क्या रखेगा? ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? टमाटर वाला आ गया, 4 रुपया में बिक रहा है तो टमाटर वाला आ गया तो ऑक्जैलिक अम्ल। उसके बाद अमाशय रस HCl। याद आया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका कोई ट्रिक अब तक नहीं हम बना पाए हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होते हैं। HCl। अब उसके बाद चर्चा करें चाय में। देखिए, जो सब दिन चाय पीता है उसको तो ठीक है, जो सब दिन चाय पीते हैं उसको तो ठीक है, लेकिन अगर वो एको दिन चाय नहीं पिया ना तो उसको हो जाएगा टेंशन। उसको क्या हो जाएंगे? टेंशन। अगर एको दिन चाय नहीं पिए तो उसको क्या हो जाएंगे? टेंशन। तो टेंशन हो जाएंगे तो टेंशन से याद रखेगा टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होते हैं? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो आप कहिएगा टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टैनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से, इसको याद रखेगा, इसे विटामिन ए की कमी होता है तो रतौंधी होता है, बी से बेरी। सी के कमी से जो है ना स्कर्वी होता है। सी के कमी से स्कर्वी होता है, जो मुंह में अंदर होता है। इसके बारे में इसमें समझना पड़ता है। जबड़ा जो लॉक हो जाता है तो स्कर्वी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है तो स्कर्वी से याद रखिए स्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? स्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो स्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाल चींटी। जब कोई चींटी काटता है तो फरफराने लगता है। चींटी काटते हैं तो क्या होते हैं? फरफराने लगता है। जिससे याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या रखना है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी जब काटते हैं तो इससे क्या रखेगा? चींटी काटते तो फरफराने लगता है, इसे क्या रखेगा? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के रंग में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल। इसके अतिरिक्त कई सारे होते हैं जबकि किताब में नहीं है। जैसे हम चर्चा करें आपको घास, तो घास कैसा? घास कौन खाते हैं? बकरी। घास कौन खाते हैं? तो बकरी। तो बकरी से याद रखेगा बेंजोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल होते हैं? बेंजोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल होते हैं? बेंजोइक अम्ल। और बात करें गेहूं तो ग से गुलमैटिक अम्ल। ऐसे बहुत सी चीजें जिसके बारे में बता सकते हैं। अगर सामने बच्चा होता है तो बोलता रहता है इसमें तो बताते ट्रिक के साथ। अब आपकी किताब में जितना है, जितना पूछेंगे वो हमने बता दिया। चलिए एक बार इसको रिपीट करके बताते हैं कि कैसे आया है। तो सेब खाने में मजा आता है तो मौलिक अम्ल। उसके बाद है इमली। इमली हम लोग तोड़ के खाते हैं तो टैनिक अम्ल। इमली हम लोग तोड़ के खाते हैं तो
टैनिक अम्ल। उसके बाद है सिरका, ऐसा ही छिलका दिए 24 घंटा तो एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे उसको? एसिटिक अम्ल। ऐसे ही छिलका दिए 24 घंटा तो एसिटिक अम्ल। अब नींबू या संतरा सड़ जाता है तो क्या बोलेंगे? नींबू या संतरा सड़ गया तो साइट्रिक अम्ल। दही लेवा हो तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में टमाटर वाला आ गया तो ऑक्सैलिक अम्ल। अमाशय रस में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में, चाय से टेंशन हो जाता है न पीने से तो टैनिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है तो स्कॉर्बिक अम्ल। लाल चीटी करता है तो फरफराने लगता है तो फॉर्मिक अम्ल। घास खाता है बकरी तो बेंजोइक अम्ल। ऐसे आप लोग को याद करना है। अब मुझे उम्मीद है जितना भी बच्चे वीडियो देखेंगे उसको याद करने में आप कोई दिक्कत नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो अब ये भी देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, धातुओं के ये आगे देखना, ये सब नहीं जानना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ अभिक्रिया कराते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ अभिक्रिया कराते हैं। चलिए अभिक्रिया कराते हैं। चलिए अभिक्रिया कराया जाए। आप लोग तैयार हैं? चलिए हम क्या करते हैं, कोई अम्ल से किसी धातु को अभिक्रिया कराते हैं। किसी धातु को क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल में किसी धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ बनेंगे। कुछ क्या होंगे, बनेंगे। अब क्या बनेंगे, क्या क्या होंगे, तो चलिए समझते हैं। जैसे यह अम्ल यहाँ पे दे दिए हम कोनो HCl। क्या दे दिए? HCl। अम्ल क्या है? HCl। अब इसको क्या करते हैं, कोनो धातु से अभिक्रिया करा देते हैं, जैसे लोहा से करा देते। किससे करा देते हैं? लोहा से। तो अब देखिए क्या बनेंगे, ये इससे अभिक्रिया करा के बनेंगे FeCl। क्या बन जाएंगे? FeCl। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो यह नियम निकला कि कोई भी गैस, पहला नियम ये हुए कि कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। याद रहेंगे, कोई भी गैस, कोई भी धातु से अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। अब आगे समझते हैं। अम्ल जो होते हैं ना, अम्लीय चीज अगर किसी धातु के कनेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करते ही है, और उसका प्रकृति जो है क्षारीय हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं? क्षारीय हो जाते हैं। अम्ल के कंसेप्ट में कैसा हो जाते हैं? क्षारीय हो जाते हैं। अब इसका मतलब है आप लोग जिस बर्तन में खाना खाते होंगे वो बर्तन कैसे हो जाते होंगे, तो आप कहेगा क्षारीय हो जाते होंगे। बर्तन कैसे हो जाते होंगे? क्षारीय हो जाते होंगे। आप उसको उदासीन करने के लिए आप उसमें क्या मिलाएंगे? अम्ल। इसलिए आप लोग देखिएगा भीम बार शैम्पू साबुन देखिएगा जो नींबू का बना होता है। क्यों रहता है? समझ में आया कि आप लोग जो जिस बर्तन में खाना खाते हैं वो बर्तन हो जाता है अम्लीय। अब उसको बनाना है उदासीन, इसलिए मिलाना, बर्तन हो जाता है क्षारीय। अब उसमें मिलाना है उदासीन बनाने के लिए अम्ल। तो अम्ल उसमें क्या रहता है आपका? नींबू। नींबू अम्ल है और प्लस में बन रहा है क्षार है, दोनों मिलकर हो जाता है उदासीन। आपका बर्तन हो जाता है चकाचक। कहा जाते बर्तन एकदम चकमका जाते हैं। किसके कारण से? तो यही कंसेप्ट है, इसी के कारण से। इसीलिए धातु के बर्तन में कोई भी अम्लीय चीज को नहीं रखना चाहिए, वरना बर्तन कैसे हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग देखो होइएगा कि जो दही होते हैं, दही बिकाता है वो किसी न किसी प्लास्टिक के डिब्बा में होते हैं, प्लास्टिक के हर एक चीज में होते हैं, लेकिन किसी धातु के बर्तन में नहीं होते। जब दही भी पौड़ाता है गाँव देहात में तो मटका में पौड़ाता है, किसी धातु के बर्तन में नहीं पौड़नी चाहिए। खट्टा चीज को किसी भी धातु में नहीं रखना चाहिए। जैसे अचार हो गया, तो लोग शौक से अचार को क्या करते हैं? शीशा के डिब्बा में रख लेते हैं, जिससे अचार भी खराब होते हैं, प्लस में बर्तन जो है शीशा का वो भी खराब हो जाते हैं। इसलिए अचार को किसमें रखना चाहिए? प्लास्टिक के डिब्बा में। इसलिए आप लोग मॉल में जाइएगा घूमने, कहीं पे अचार खरीदने जाइएगा तो किसमें रखे रहते हैं? प्लास्टिक के डिब्बा में पैक रहते हैं, ताकि वो खराब नहीं हो सके। क्योंकि प्लास्टिक से अम्ल अभिक्रिया नहीं करते, प्लास्टिक से कोई कुछ नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सोडियम क्लोराइड यानी लवण। सोडियम क्लोराइड यानी लवण में जैसे हो गया क्या बोलते हैं? नमक। तो नमक का निर्माण कैसे होते हैं? तो यह प्रोसेस है, एक तो अम्ल और क्षार को मिलाने से भी नमक बन सकते हैं। उसके बाद नमक प्राप्त होता है समुद्र से। कैसे प्राप्त होते हैं? समुद्र से। अलग अलग विधि से समुद्र से क्या होते हैं? नमक प्राप्त होते हैं। झाग में समुद्र के ऊपर नमक आ जाते हैं, वो सूख के उसको मशीन में रख के उसको रिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? नमक प्राप्त होते हैं। तो वो नमक में सोडियम, उस नमक में
आयोडीन होते हैं। क्या होते हैं? आयोडीन। सोडियम क्लोराइड का नमक होता है, उसमें क्या मिले होते हैं? आयोडीन मिले होते हैं। सोडियम क्लोराइड का नमक, उसमें क्या मिले होते हैं? आयोडीन युक्त नमक होते हैं, जिसको खाने से आपको घेंघा रोग नहीं होते हैं। तो हमें कैसे नमक का सेवन करने चाहिए? तो आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने चाहिए, क्योंकि उससे आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होते हैं? तो घेंघा रोग हो जाते हैं। अब एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब मुख्य है, जो बनने की विधि नहीं, आप लोग को कुछ कंसेप्ट याद रहना चाहिए। जैसे NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, उस समय पीएच मान याद करते, बड़का नाम है तो बड़का अंक 14, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलचाल की भाषा में क्या कहे जाते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कागज बनाने में। इसका उपयोग कहाँ होता है कास्टिक सोडा का? कागज बनाने में। और आपसे बात करें तो साबुन बनाने में। साबुन होता है सोडियम या पोटेशियम का बनते हैं। 2 प्रकार के साबुन होते हैं, कपड़ा में का और एक क्या बोलते हैं आपको देह में का। तो एक सोडियम से बनते हैं और एक पोटेशियम से बनते हैं। साबुन चैप्टर आपको केमिस्ट्री में अलग से पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ हो जाता है? साबुन बनाने में। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। हाँ, एक हैबर विधि होता है। जब हम लोग पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर रहे थे ना, पॉलिटेक्निक एग्जाम देने के लिए, तो उसमें हैबर विधि को पढ़ाया गया था। इसकी चर्चा वहां पे होते हैं, यहाँ पे हम इसकी चर्चा करना उचित नहीं समझेंगे। एक हैबर विधि होता है, उसके तहत क्या बनते हैं? अमोनिया प्राप्त होते हैं। उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का उपयोग होते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्लोरीन गैस के उपयोग। उसके बाद क्लोरीन गैस, क्लोरीन समझ रहे हैं? HCl में बात करें तो Cl क्या होते हैं? क्लोरीन होते हैं। क्लोरीन का भी काफी ज्यादा काम होते हैं। क्लोरीन का अगर बात करें तो आपको जो जल होता है RO से नहीं होइएगा, जिसपे पानी साफ होते हैं, RO, उसमें क्या होते हैं? क्लोरीन होते हैं। वो क्लोरीन क्या करते हैं? पानी को पूर्णतः पूरी तरह से साफ कर देते हैं। उसमें के कीटाणु को क्लोरीन गैस मार देते हैं और वो पानी पूर्णतः क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। क्लोरीन ठंडा भी बहुत कोई चीज को जल्दी कर देता है। इसलिए फ्रिज के पीछे देखिएगा, आप लोग के अगर पास में फ्रिज है तो पीछे देखिएगा 2-4 गो तार गेल होगा, मोटका मोटका पाइप जैसा, में कुछ गेल है, उसमें क्लोरीन भरल रहता है, जो क्या करता है? फ्रिज को ठंडा रखने में मदद करता है। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। अब वही दोनों धीरे धीरे बाहर निकलता है, कार्बन से अभिक्रिया करता है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होते हैं, जो वातावरण के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं, जो ओजोन परत को क्षय पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप लोग इतना जानते होइएगा कि जितना भी ठंडा करने वाले मशीन है, सब क्या छोड़ते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं। क्योंकि ठंडा करने वाले मशीन में क्या होते हैं? तो आप कहिएगा ठंडा करने वाले मशीन में क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं, जो निकल के कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट की चर्चा करते हैं। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बोला क्या जाता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3। अब खाने वाला में कैसे उपयोग होता है? जैसे आप लोग लिट्टी समोसा खाए होइएगा तो देखते हैं, जो बनाने वाले व्यक्ति का सामान सब बनते हैं, उस समय जो उपयोग होते हैं उसको फुलाने के लिए, ज्यादा उसका आयतन बढ़ाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का, जिसे बोलते हैं खाने वाला सोडा। अब जैसे दूध में मिला देते तो फटता नहीं है, उस समय मिला देने पे, बेकरी के सामान में मिला देने पे उसका आयतन बढ़ जाता है, फूल जाता है, नमकीन बनाने पे फूल जाता है, तो ज्यादा लौकता रहता है। इसलिए सबका सोडा का उपयोग किए जाते हैं। अमोनिया विधि से बनाए, ये सब उतना मतलब जरूरी नहीं है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, खाने वाला ये सब तो समझ ही रहे हैं। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा। अब सोडियम कार्बोनेट, तब क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होगा ना, Na2CO3 .10H2O। Na2
CO3.10H2O। इसे कहते हैं धोने वाला सोडा। इसको क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। हम लोग भुला जाते थे कि धोने वाला सोडा का सूत्र कौन है इनमें से, और खाने वाला सोडा का सूत्र कौन है। तो कैसे याद रखेगा? देखिए, धोने वाले सोडा में क्या है कि 10 गो H2O है। H2O मतलब होता है जल। जले में ना कपड़ा धोता है, तो उससे याद रखेगा धोने वाला सोडा का सूत्र में जल होगा और खाने वाला सोडा के सूत्र में जल नहीं होंगे। तो धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3, और यहाँ पे 10 डॉट बोलते हैं इसको, Na2CO3.10H2O, इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। खाने वाला सोडा NaHCO3। बस तो यहीं पे हो जाते हैं खत्म। इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, इसको खाने वाले सोडा। सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा हो गया। ये धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ होता है? तो कपड़ा धोने में। इसका कहाँ उपयोग होता है धोने वाला सोडा का? तो कपड़ा धोने में, या प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किए जाते हैं। कांच हो गया, कागज, साबुन आदि। इसका उपयोग कांच बनाने में, कागज बनाने में, साबुन बनाने में भी धोने वाला सोडा का क्या होते हैं? उपयोग किए जाते हैं। और अभिकर्मक के रूप में, अपमार्जक के रूप में उपयोग होते हैं। जैसे जितना भी विषैले उषैले सामान सब होते हैं, जितना भी विषैले यौगिक होते हैं, जहरीला पदार्थ होते हैं, उसमें भी किसके उपयोग होते हैं? तो धोने वाले सोडा का उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद है विरंजक चूर्ण। उसके बाद क्या है? विरंजक चूर्ण, CaOCl2। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग कहाँ होते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इंग्लिश में। इसका उपयोग कहाँ होते हैं? तो जब आप लोग के कल का खैदा उदा में ज्यादा कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, गंदगी उंदगी फैल जाते हैं, ज्यादा पिलुआ तिलुआ दिखने लगते होंगे, तो उसमें विरंजक चूर्ण छिट देने पे उसमें सभी पिलुआ क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग अगर बात करें, इसको भी अलग अलग चीज से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उपयोग है तो कीटनाशक के रूप में भी बोले, जितना भी हमें पिलुआ उलवा होते हैं क्या होते हैं? पिलुआ सब मर जाते हैं, यानी कीटनाशक के उपयोग में। कागज एवं कपड़ा के विरंजन में, कागज और कपड़ा का जो विरंजित करना जाता है, जब उसको रंग परिवर्तन करने में इसका उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, क्लोरीन बनाने में भी विरंजक चूर्ण में क्लोरीन है, इससे विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद CO, इससे चूना प्राप्त हो जाते हैं। इससे चूना और क्लोरीन अलग अलग किए जा सकते हैं विरंजक चूर्ण से। इसके अतिरिक्त आपको क्लोरोफॉर्म बनाने में, ये भी आप लोग देखे होइएगा, जो छत ढलाता होगा तो व्हाइट कलर का देखिए, जब उस पर उंगली भी चले जाते हैं, जब सॉफ्ट लगता रहता है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं उसको, वो बनाने में होता है। मुझे उम्मीद है ये आप लोग नहीं जानते होगा क्लोरोफॉर्म कैसा होता है। फोटो में सर्च मारिएगा गूगल पे, आपको दिखा देगा। मेरे पास अब कुछ उतना साधन नहीं है आपको क्लोरोफॉर्म दिखा पाए। चलिए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद लवणों का पसीजना, ये वो होगा ना, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए पहले देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है, सही है ना, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.12H2O। जब किसी आदमी का हाथ टूट जाता है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर ही रिपेयर किया जाता है। तो किसी हड्डी टूटे व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा यानी डॉक्टर द्वारा किसका उपयोग करके उसके हड्डी को ठीक किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसके हड्डी को जगह पर रखकर फिर से ढाल दिया जाता है, ऐसे ढला दिया जाता है। झुंझुना लटकाए रहो, तोड़ा है तो लटकाओ तुम। अब पानी भी नहीं भिजाना पड़ता, एक जगह से मिला होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग आपको हो जाता है फिर से मूर्ति बनाने में होता है। जो मूर्ति होता है एकदम सॉफ्टली मूर्ति देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बहुत अच्छा बनते हैं। नॉर्मली जो मिट्टी का बना देते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा मूर्ति माना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये हो गए, एक और होगा, वाला कहाँ? हाँ, जिप्सम का है ना, एक और किसी का है जिप्सम, याद रखेगा। इसमें आप देखिए CaSO4.2H2O, इसे बोलते हैं जिप्सम। इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम।
जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। क्या कहे जाते हैं? जिप्सम। अगर आप ध्यान से देखिएगा इसमें देखिए अर्थ जल है, आधा जल है, इसमें देखिए 2 जल है, तो जल के जब 2 अणु है तो उसे क्या बोलते हैं? जिप्सम। और 1 अणु है, आधा अणु है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो आप कहिएगा उसे क्या बोलते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब 2 अणु है तो जिप्सम, 1 है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहे जाते हैं। इसमें ज्यादा, आधा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और 2 है तो जिप्सम। इसमें ज्यादा अंतर नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर हम जिप्सम को गर्म करें तो इसका जल बाहर निकल जाएगा, पुनः क्या बन जाएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पे पानी रख देते हैं, किसी आदमी का हाथ जुटल है उस पर पानी रख देते तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। जिप्सम पिघल जाएंगे, बस उसका ले ढल जाएगा। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं इसको भिजाना नहीं है, मतलब भिजाया तो फिर गया, इसलिए नहीं भिजाते ताकि इसका जो जल के अणु है कम में रहे, ज्यादा होने तो क्या बन जाएंगे? जिप्सम रूप ले लेंगे, फिर वो पिघल के नीचे गिर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? इसको हटाने के लिए डॉक्टर अपना एक कटर ले रहता है, प्लास्टर कटर, जो आसानी से प्लास्टर का जो है उसको जो किया रहता है उसको काट के हटा देते हैं जब ठीक हो जाता है। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये था जिप्सम का सूत्र और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अब जितना सूत्र बताए हैं इसको चलिए अब एक तरफ हम लिखते हैं। पहले क्या था? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या बोले थे इसको? कास्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और क्या था? विरंजक चूर्ण था, CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं? तब कहेगा विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और क्या था? और इधर एगो 2 और था, उसके इधर देख लेते हैं। और था CaSO4.12H2O। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और है CaSO4.2H2O। इसे क्या बोलते हैं? तो कहिएगा जिप्सम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। और क्या है? छूट गया, 2-4 को लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम हो गया। और क्या था इधर? हाँ, खाने वाला सोडा, बिन खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का बात करते हैं पहले। क्या हो गया? क्या था इसके बाद? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा है ना, NaHCO3। हाँ ठीक है, NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। अब एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, Na2CO3। इसे बोलते हैं धोने वाला सोडा। इसको क्या कहा जाता है? धोने वाला सोडा। क्या कहते हैं इसको? धोने वाला सोडा। और इधर Na2CO3 धोने वाला सोडा, NaHCO3 खाने वाला सोडा। अब लवण का पसीजना, आप लोग देखे होइएगा कि कहीं पे नमक रख के तो नमक पानी देने लगता है। नमक क्या करता है? पानी देने लगता है, वो पसीजने लगता है। नमक क्या होने लगते हैं? पसीजने लगते हैं, लेकिन वो अपना स्वाद नहीं खोते हैं, वो अपना स्वाद नहीं खोते हैं। ठीक इसी प्रकार जल में होता है। समुद्र में भी नमक पसीजे हुए, उसमें मिले हुए बाहर निकालते, अलग अलग विधि करके सुखा के अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। ऐसे सीढ़ी बना दीजिए, आप लोग क्या करिएगा? जल को गिराइएगा, तो जितना भी जल में कण होंगे ना यहाँ पे फंस जाएंगे। तो ऐसे भी प्राप्त किए जाते हैं अलग अलग विधि से। ऐसे ही लोग पहले उठा के ले आते थे तो ढेपा मिलता था। आप लोग नमक पैकेट में आता है, पहले ढेपा मिलता था, जो ऐसे ही प्राप्त करते थे। इनमें जो फंसता था ना सबको उठा के अब बेचने आता था सब गाँव में, तो नमक का ढेपा मिलता था, वो ऐसे होता था सीढ़ी की तरह। अब मशीन एक पर एक एडवांस आ गए, जो क्या करते पानी को सुखा के उसके नमक को निकाल देता है, पानी को पुनः भेज देते उसमें। तो नमक क्या है? जो पसीजने लगता है, यानी वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उसी रूप में क्या है? समुद्र में घुले हुए है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अभी हम नया क्रिएटर है यूट्यूब पे, नया एजुकेशन है, तो सब बोलने में घबरा जाते, हो सकता है बहुत चीज नहीं बता पाए होंगे। लाइट भी इतना है, आंख तो नहीं आ जाता है, आंख तो नहीं आती, फिर तकाता नहीं रहता है, ये भी समस्या है। यहाँ पे तक देना, यहाँ पे तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, काला दिख रहा है एकदम। जैसे सामने लाके दिखना पड़ता है कि क्या लिखल है, तो दिक्कत हो जाता है अभी। तो धीरे धीरे हर चीज हम एडवांस बनाएंगे, धीरे धीरे खुद में निखार लाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग, बस आप लोग अपना सहयोग दिखाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।